हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नए लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। यदि आप क्लास 12th में हैं तो इस लेसन को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। और लेसन का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। और इसका पार्ट 1 वीडियो है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए मोबाइल के, और ब्राइटनेस अपनी बढ़ा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है प्रिज्म। आइए समझ लेते हैं प्रिज्म है क्या। तो सरल भाषा में आपको बता दें, प्रिज्म कांच का एक गुटका होता है त्रिभुजाकार, यानी ट्रायंगुलर शेप में एक कांच का गुटका होता है। ABC आप देख रहे हैं यहाँ पर। और चूंकि ये कांच का होता है तो कांच कैसा पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है और समांग माध्यम कहा जाता है। समांग माध्यम किसे कहते हैं? जो एक ही पदार्थ का बना हो। तो मैंने कहा कि त्रिभुज आपका यहाँ एक दिख रहा है ABC, तो ABC एक आपका प्रिज्म है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप ऐसे परिभाषित करेंगे कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म जो आपका दिख रहा है यहाँ ABC एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। तो आप देख पा रहे हैं दो समतल पृष्ठ हैं AB और AC, और इनके बीच बना कोण कितना है? A है। तो प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों यानी AB और AC से घिरा होता है। और इन पृष्ठों को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, यानी AB अपवर्तक पृष्ठ है और AC अपवर्तक पृष्ठ है। और इनके बीच जो कोण बन रहा है इसको हम प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग पर आते हैं कि प्रिज्म द्वारा क्या है। हेडिंग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ये महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। तो आपको बताया गया कि AB और AC ये दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो जब दो अपवर्तक पृष्ठ हैं तो प्रकाश का दो बार अपवर्तन होगा। और अपवर्तन के नियम हम समझ गए हैं पिछले लेसन में, और 10th में भी हमने समझा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो हमने आपको बताया कि प्रिज्म ABC है और उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं AB और AC। तो पहले अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब खींचा गया है NE, ये 90 डिग्री बनाते हुए एक रेखा खींची गई है NE। और ऐसे ही दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब आपका है ME। क्या है? ME। अब समझ लेते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि PQ एक रंग की कोई प्रकाश की किरण है, ठीक। ये अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर गिरती है, तो अविलंब से कितना कोण बना रही? I। तो इसे कहेंगे आपतन कोण। पहले पृष्ठ के लिए I होगा आपतन कोण। और चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है, यानी प्रिज्म के भीतर जा रही है, कांच में जा रही है, तो ये अविलंब ये सीधे ना जाकर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी PQ ये QR दिशा में निकल जाती है। तो मैंने कहा, आपको एक बार फिर सुन लीजिए कि PQ एक रंग की प्रकाश की किरण है जो अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु Q पर गिरती है और अविलंब से कितना कोण बनाती? I। तो पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण I होगा, और चूंकि ये विरल से सघन में जा रही है तो सीधे न जाकर अविलंब NE की ओर मुड़ती हुई QR दिशा में निकल जाती है, और तब अविलंब से कितना कोण बनाती? R। तो पहले पृष्ठ के लिए आपतन कोण I हुआ, और दूसरे आपतन कोण I आपका तो है ही, और R क्या है? अपवर्तन कोण है। तो पहले पृष्ठ के लिए I आपतन कोण, R क्या है? अपवर्तन कोण, राइट। अब ये QR किरण जाती है दूसरे पृष्ठ पर AC पर, और कहाँ गिरती है? R पर गिरती है। R पर गिरती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, बाहर निकल रही है, यानी कांच से वायु में जा रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो इस पृष्ठ AC का अविलंब है ME। तो ये सीधे न जाकर प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हटती हुई RS दिशा में बाहर निकल जाती है। तो RS को कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं? निर्गत किरण।
तो हम देख रहे हैं कि दूसरे पृष्ठ AC के लिए जो QR किरण है ये आपतित किरण होगी और ये अविलंब से कितना कोण बना रही R डैश, तो R डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण होगा और जो निर्गत किरण RS है ये अविलंब से कितना कोण बना रही I डैश, तो दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश आपका होगा निर्गमन कोण। क्या होगा? I डैश निर्गमन कोण होगा। ठीक, तो पहले पृष्ठ के लिए PQ आपकी क्या हो गई? आपतित किरण। QR आपकी अपवर्तित किरण हो गई। और दूसरे पृष्ठ की बात करें तो QR आपतित किरण होगी और RS आपकी निर्गत किरण होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है कि PQ किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाते हैं। दोनों कहाँ मिलती हैं? D पर मिलती हैं और इन दोनों किरणों के बीच यहाँ एक कोण बन रहा है डेल्टा, जिसको हम प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का विचलन कोण। तो ये था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगली हेडिंग में आते हैं और जो कि एक डेरिवेशन है, और डेरिवेशन क्या है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ये बहुत बार पूछा गया है और अक्सर ये पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें फार्मूला निकालना है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ एंगल आपको समझना होगा। देखिए ये एंगल आपका I है। ठीक, तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोण बराबर होते हैं। इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण बराबर इस कोण के होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर देख रहे हैं, एक ये रेखा है यानी और दूसरी रेखा ये जा रही है, तो ये जितना ये कोण बनेगा I उतना ही कोण आपका DQE होगा, यानी ये आपका I हो गया। लेकिन पहले से मैंने बताया ये कोण R है, तो I में से R को घटा देंगे तो ये कोण आपका मिलेगा I माइनस R, यानी शेष कोण आपका होगा I माइनस R। ऐसे इधर भी हम देख लेते हैं, ये कोण I डैश है तो कोण DRE भी I डैश होगा, लेकिन R डैश ये कोण मैंने कहा, तो ये कोण आपका जो बचा है वो R डैश को हम घटा कर निकालेंगे I डैश में से, तो कितना मिलेगा? I डैश माइनस R डैश। तो ये दोनों एंगल हम देख लेते हैं। ठीक, तो अब देख रहे हैं त्रिभुज DQR में इस भुजा को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है डेल्टा, ये बहिष्कोण होगा। क्या होगा? बहिष्कोण। तो यहाँ पर एक बहिष्कोण की प्रमेय लगती है। बहिष्कोण की प्रमेय मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया भी था और दोबारा देख लीजिए कि मान लिया कोई त्रिभुज है ABC और भुजा BC को आगे बढ़ाएं और उस पर बना कोण गामा हो। कितना हो? गामा हो। और त्रिभुज के अंतः कोण हो अल्फा और क्या? बीटा। तो बहिष्कोण प्रमेय ये कहती है कि जो बहिष्कोण है गामा, ये त्रिभुज के भीतर दो अंतः कोणों के योगफल के क्या होगा? बराबर होगा, यानी गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा। ये प्रमेय यहाँ लग रही है। तो उसी क्रम में हम देखते हैं त्रिभुज DQR, आप देख रहे हैं इसमें बहिष्कोण क्या है? डेल्टा है। तो इसका मान त्रिभुज के भीतर दो अंतः कोण I माइनस R और I डैश माइनस R डैश इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो वहीं पर हम देखेंगे कि त्रिभुज DQ या QDR में, आप देख रहे हैं QDR में बहिष्कोण क्या? डेल्टा है। तो बहिष्कोण डेल्टा का मान कोण DQR और DRQ इन दोनों के योगफल के बराबर होगा और DQR का मान है I माइनस R और DRQ का मान है I डैश माइनस R डैश। तो यहाँ मान रख देंगे। अब I और I डैश को इकट्ठा एक ब्रैकेट में किया और चूंकि माइनस R और माइनस R डैश ये दोनों माइनस में हैं, तो माइनस कॉमन करके एक ब्रैकेट में R प्लस R डैश लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया। ठीक, अब यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है AQER, आप देख रहे हैं, और आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। लेकिन चूंकि अविलंब इस पृष्ठ पर NE है और इस पृष्ठ पर ME है, तो इसके दो कोण पहले ही 90-90 हो गए, यानी 90 डिग्री हो गए। कौन से कोण? AQE और ARE, ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। तो 90-90 180 हो गया, यानी 180 डिग्री। तो चतुर्भुज के दो कोण आपके बचते हैं, कोण A और E। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? इनका भी योगफल 180 होगा, तभी चारों कोणों का योगफल क्या होगा? 360। तो मैंने आपको बताया कि चतुर्भुज AQER में कोण AQE आप देख रहे हैं और कोण ARE, ये दोनों समकोण हैं।
तो बचे आपके दो कोण ए और ई, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, अब नीचे एक त्रिभुज आप देख रहे हैं क्यू ई आर, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तीनों कोण कौन कौन से हैं, आर है, आर डैश है और ई है। ठीक, इन तीनों का योगफल आपका होगा 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश। उससे पहले मैंने बताया कि इन दोनों का योगफल आपका हुआ 180 अंश, लेकिन अगर हम त्रिभुज की बात करें क्यू ई आर, तो मैंने कहा कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। तो आर प्लस आर डैश प्लस ई, ये तीनों कोण हुए, तो वही मैंने लिखा आर प्लस आर डैश प्लस ई इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 3 मान लिया और समीकरण 2 और 3 की तुलना करा दिया, यानी समीकरण 2 व 3 से। तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ई और ई कैंसिल होगा, बचा आपका आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। ये समीकरण आपका 4 हो गया, राइट। अब समीकरण 1 में ये वैल्यू रख देते हैं, किसकी, आर प्लस आर डैश की जगह क्या रखेंगे, ए। तो समीकरण 1 में देख पा रहे हैं आप आर प्लस आर डैश है, उसकी जगह हम ए रखेंगे यहाँ पर। तो डेल्टा बराबर हो गया आई प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण क्या मान लेंगे, 5। अब यहाँ एक कंडीशन लग जाती है कि अगर प्रिज्म का विचलन कोण छोटा हो, यानी अल्पतम विचलन हो, तब कंडीशन कुछ बदल जाती है। उस दशा में आई डैश बराबर हो जाता है आई के और आर डैश बराबर हो जाता है आर के। ये एंगल आपके बराबर हो जाते हैं और डेल्टा घटकर डेल्टा एम के बराबर हो जाता है, जिसको अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म का कहते हैं। अब ये सारे मान समीकरण 4 में पहले रखेंगे। तो समीकरण 4 आपका कहाँ है, ये आपका है, यानी आर डैश की जगह आर रख देंगे। एक आर पहले से है तो आर आर कितना हो गया, 2r बराबर ए। तो आर बराबर ए बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब समीकरण 5 में भी मान रखेंगे। तो समीकरण 5 क्या है आपका, ये है। क्या रखेंगे, आई डैश की जगह आई रखेंगे यहाँ। तो आई पहले से है, आई यहाँ रखेंगे, आई बाई 2i होगा माइनस ए, और डेल्टा की जगह हम डेल्टा एम रखेंगे। तो क्या बना आपका, डेल्टा एम बराबर हो गया 2i माइनस ए, राइट। तो 2i बराबर पक्षांतर करेंगे ए प्लस डेल्टा एम होगा, और i बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ठीक, अब चूंकि प्रिज्म में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है। किसका नियम है, स्नेल का नियम है। अब स्नेल का नियम क्या है, भाई स्नेल ने बताया था कि आपतन कोण अगर आई हो तो उसका साइन यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण अगर आर हो तो उसका साइन यानी साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक यन कहते हैं। यानी यन बराबर इनका नियम है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक, अब हम आई का मान यहाँ से उठाते हैं, आई बराबर है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और आर का मान यहाँ से उठाएंगे जो है आर बराबर ए बाई 2, और यहाँ आपको रख देना है। तो फार्मूला आपका आया एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। यन प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। तो इस तरह आपका ये फार्मूला आपका सिद्ध हो गया। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का ये फार्मूला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखेंगे। जितनी बार आप देखेंगे उतने ज़्यादा आपको क्लियर पूरा डेरिवेशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, डेरिवेशन समझ में आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य स्टूडेंट का भी लाभ हो, इसलिए इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।